तो नायब सिंह सैनी अब से थोड़ी ही देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। 1 बजे का समय तय है जब हरियाणा में होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अमित शाह की भी मौजूदगी रहने वाली है और इसके साथ ही बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। थोड़ी ही देर में हरियाणा में नई सरकार का गठन होने वाला है और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जानकारी है लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अनिल विज के साथ साथ 14 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे, अमित शाह शामिल होंगे, एनडीए के कई बड़े नेता जिनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ इसमें पहुंच चुके हैं। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वो भी चंडीगढ़ पहुंचे। नई सरकार को उनकी तरफ से शुभकामनाएं दी गई। अभूतपूर्व उपलब्धि बताया, हरियाणा में बीजेपी के जीतने को और नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है, ये भी पवन कल्याण की तरफ से किया गया। गुजरात के सीएम भी यानी कि भूपेंद्र पटेल, वो भी इसका हिस्सा होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये भी दावा अब किया जा रहा है हरियाणा में शपथ ग्रहण के साथ कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी हम बनाएंगे सरकार। सर्वेश पाठक हमारे साथ लगातार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बने हुए हैं। सर्वेश जी, वापस एक बार चर्चा की तरफ लौटते हैं। लगभग बताया जा रहा है 13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। आपके अनुसार कौन कौन, किस तरीके का समीकरण, और फिर मैं उन चुनौतियों की बात करूंगी जो अभी इस सरकार के सामने अभी भी बनी हुई है सरकार गठन के साथ भी। अनम्यूट करेंगे सर्वेश जी, अनम्यूट करेंगे सर। देखिए, संभावित मंत्रियों में जो पहला सबसे बड़ा नाम आता है वो है अनिल विज जी का नाम, क्योंकि वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और एक अनुभवी नेता है बीजेपी के और वरिष्ठ नेता हैं। तो और उनको मंत्रिमंडल में भी बहुत अच्छी मतलब ये दी जाएगी, डिपार्टमेंट दिया जाएगा। दूसरा एक नाम जो संभावितों में है कि जरा एक बार अनिल विज पे रुक जाते हैं सर्वेश जी, अनिल विज पे एक बार रुक जाते हैं। अंबाला कैंट से देखिए विधायक हैं और 7वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। मैं आ जाती हूँ अनिल विज के उन बयानों पर जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी चाहत का जिक्र चुनावों से पहले किया था। आज भी उन्होंने ये कहा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सरकार देगी, जो भी मुझे मिलेगी जिम्मेदारी, मैं उसका निर्वहन करूंगा। लेकिन अनिल विज क्या यहां तक रुके रहेंगे? आगे जब मैं चुनौतियों की बात कर रही हूं तो क्या उसमें अनिल विज कोई चुनौती है इस सरकार के लिए? देखिए पूर्णिमा जी, ये चुनौतियों का आंकलन या दौर तभी खत्म हो गया कि जब उन्होंने इनके नाम को प्रस्तावित किया। सैनी साहब के नाम को अनिल विज ने जो समर्थन दिया, प्रस्तावना किसी और ने किया और उन्होंने समर्थन दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सभी ने सुना था और ये लाजमी भी है। वो एक वरिष्ठ नेता थे, हर के मन में अपनी इच्छा होती है, आकांक्षा होता है वो मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और जो एक कहते हैं डिसिप्लिन सोल्जर की तरह उन्होंने बाद में ये भी कहा कि पार्टी अगर हमें कहीं पे चपरासी भी बना के देगी तो मैं पार्टी के उसके साथ जाऊंगा। तो यह अपने आप में पार्टी की जो स्ट्रक्चर है, जो डिसिप्लिन है उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, यह देखी जाती है। अब आप देख लीजिए कि कुछ को टिकट नहीं मिलने से वो बागी खड़े हुए थे। इसमें एक सावित्री जिंदल जी भी हैं और उन्होंने अपना समर्थन भी बीजेपी सरकार को दे रखा है। तो कहीं ना कहीं चर्चा उनकी भी है कि शायद कहीं उनको मंत्री पद मिले। दूसरी बात, मैं राव इंद्रजीत जी की जो बेटी है उनको बनाने की बात चल रही है। बहुत सारे अटेली से जो विधायक है आरती राव, मुझे लगता है कि अगर उनको पहली बार ही विधायक बनी है और मंत्री दिया जा रहा है तो ये थोड़ा सा अपने आप में वो होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हर वर्ग को साधना है, क्योंकि देखिए राव इंद्रजीत सिंह का अपना अलग प्रभाव था। वहां पे जो ये अहिर वाला जो क्षेत्र था उसमें उन्होंने अच्छा प्रभाव दिया और बहुत सारे सीट निकलवाए हैं। तो हर की पसंद रखी जा रही है, जिसमें देखिए यहाँ पे 3-4 मिनिस्टर के, एक विप्लव देव जी जो वहां के प्रभारी है उनका एक अलग लिस्ट था, अमित शाह जी के पास अपना एक इंटरनल अलग लिस्ट था, फिर नायब सिंह सैनी जी के पास भी लिस्ट आई और जो पूर्व मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, देखा गया कि उनके दिल्ली आवास से करीब 15-20 विधायक आके मिलते रहे। तो यहाँ पे उन सभी चीजों को रखा जाएगा। और दूसरी बात, जो एक
जाट से इतर जो दूसरी वोट बैंक बनी, जिसमें खत्री शामिल हैं और यादव शामिल हैं, तो उन सभी का भी ध्यान रखा जाएगा इस मंत्रिमंडल में, जिससे कि एक जो कहते हैं ना कि पूर्ण रूपेण सभी को साधने की कोशिश हो, कि उसमें एससी का एसटी तो है नहीं हरियाणा में, एससी का भी प्रतिनिधित्व हो, ओबीसी के जो मुख्यमंत्री ही बन रहे हैं, और जो जाट का जो मुद्दा था उनका भी समर्थन हो, और जाट से इतर जो वोट बैंक बीजेपी की नहीं, और इन समीकरणों से इधर एक काम को लेकर भी संदेश दिया गया है, क्योंकि एक रोजगार का मुद्दा भी लगातार सर्वेश उठाता रहा गया हरियाणा में, और जिसका जिक्र आपने भी किया। आज 24,000 पदों पर भर्ती का जो नतीजा घोषित होना है उसका भी जिक्र नायब सिंह सैनी कर चुके हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे हमेशा 24 घंटे खुले रहेंगे, यानी लोगों की सुनने के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए हम बैठे हुए हैं। संदीप चौधरी जी भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले देखिए अनिल विज हैं और कुछ नाम सर्वेश जी ने भी बताया। कृष्णलाल पवार हैं, कृष्ण बेदी हैं, डॉक्टर कृष्णलाल मिडा है, डॉक्टर अरविंद शर्मा, गौरव गौतम, राजेश नागर, विपुल गोयल, आरती राव हैं, और राव नरवीर सिंह, रणवीर सिंह गांगवा, श्रुति चौधरी, महिपाल ढांडा, ये कुछ नाम सामने आ चुके हैं जो कि आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण भी करने वाले हैं। संदीप जी, अपने पहले सवाल के साथ ही अब मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और बाकी सब वीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ इस जीत को हासिल किया, लेकिन इस जीत के आधार पर आने वाले चुनावों में, राज्यों में जहां पर महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव होने हैं, उसकी एक मजबूत नींव भी रख रही है, जब एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा, और साथ ही इस बात को बार बार दोहराया जाएगा कि हरियाणा में हमने कितने बड़े मार्जिन से जीत को हासिल किया है। संदीप चौधरी जी। देखिए पूर्णिमा जी, बिल्कुल, जब काफिला जीतता है तो उससे मोटिवेट होता है पूरा संगठन, और दूसरे स्टेट्स में उसकी राजनीति का फर्क जाता है, इससे बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते। और जिस तरीके से नायब सैनी बन करके उभरे हैं, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव एनर्जी देने वाली चीज है। रही बात जिस तरीके से संगठन से लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मुझे भी लगता है जैसे महिपाल ढांडा एक बड़ा नाम है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, अनिल विज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आरती राव का नाम भी आपको आगे रखना पड़ेगा, किरण चौधरी की जो बेटी श्रुति चौधरी है उस परिवार को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ परिवार हैं जो हरियाणा की राजनीति में अपना प्रभुत्व रखते हैं, बहुत मजबूती से इनके पीछे लोग लामबंद होते हैं। उसमें राव इंद्रजीत सिंह का परिवार भी ऐसा ही है, किरण चौधरी का परिवार भी ऐसा ही है, तो इनको आप साथ लेकर के चलेंगे। कुलदीप बिश्नोई के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, हालांकि उनका बेटा चुनाव हार गया है, लेकिन इन लोगों को आप साथ लेकर के चलेंगे और चीजों को बैलेंस करेंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी दूसरे स्टेट्स में और अपने कार्यकर्ताओं में एक मैसेज देने में कामयाब होगी कि देखिए, इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और पीछे की लाइन से भी लोगों का नंबर आ सकता है, न केवल विधायक के टिकट के लिए बल्कि मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 राज्यों में भी ये बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। ठीक है, देखिए इसी बीच में खबर क्या है, खबर यह है कि मंच पर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा। जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके लिए 2 मंच तैयार किए गए, एक तरफ जहां पर एनडीए शासित राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री हैं वो लोग बैठेंगे, और दूसरी तरफ एक मंच पर नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम एक मंच पर मौजूद रहेंगे, और अभी इस तरफ अमित शाह, जेपी नड्डा भी जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो मंच तैयार किया गया उस पर फिलहाल वो बैठ चुके हैं। यानी कि अब 12:36 हो चुके हैं, अब से थोड़ी देर बाद बहुत जल्द हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम देखेंगे। सर्वेश जी, अगर कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे, यही सवाल, क्योंकि आज एक बार फिर से इस बात का दावा किया गया, और आने वाले वक्त में झारखंड और महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इक्वली क्रूशियल है। खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर इनके अलायंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई अजित पवार कोई नाराज तो नहीं है। दूसरी तरफ झारखंड है, झारखंड में हमें याद है हेमंत सोरेन और उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर विपक्ष ने बहुत भुनाया, लेकिन आदिवासियों को साथ लेकर चलने की बात नरेंद्र मोदी हमेशा करते रहे हैं। तो आने वाले दोनों स्टेट्स भी क्रूशियल हैं, और हरियाणा से निकलते ही मुझे लगता है बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चौकस हो जाएगी। पूर्णिमा जी, देखिए हरियाणा की जीत जो है बीजेपी के लिए एक बूस्टर डोज का काम किया है। मैं बूस्टर डोज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से भ्रम फिर से फैलाया गया कि ये सरकार तो, और ये यहां तक कि राहुल गांधी के अलावा दूसरे नेता भी, कि हरियाणा में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, सेंटर में बीजेपी की सरकार जाएगी, वहां पे एनडीए की ये बैठक
अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन कहिए या फिर एक संदेश देने की कोशिश की जाए, यह बहुत ही जरूरी था और आवश्यक था बीजेपी और एनडीए के लिए। दूसरी बात देखिए कि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव इन्होंने जीता, चूंकि पार्टी एकदम हाशिए पे थी, कट्टर मुकाबला था और वहां से जीत के बाहर आना, वो भी अच्छी खासी जीत, तो अपने आप में महाराष्ट्र के लिए भी संदेश है। मैं तो मानता हूं कि वहां पे जो भी लूप होल्स होंगे, अब वहां की जनता भी ये देखेगी कि जैसे हरियाणा की बात कर रहे हैं, आपने बोला जॉब की बात, जो एक चीज वहां के युवाओं को सचमुच में भाया होगा कि वो जो खर्ची पर्ची वाली नौकरी पहले चलती थी, उसका जो है मतलब मूलतः वो खत्म हो चुका हरियाणा से। वो चीजें जो युवा जो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए, वो बहुत ही बड़ा बूस्टर डोज होगा सरकार के लिए। और जिस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है, साथ ही नायब सिंह सैनी जी ने जो चुनाव से पहले घोषणा की थी कि वहां के 23 फसलों को सरकार एमएसपी पे खरीदेगी, और अगर आप देखें तो जो रिकॉर्ड में वहां पे एमएसपी पे फसल की खरीदारी होती है। तो इन सब चीजों से किसान को भी साध रहे हैं, ये युवाओं को भी साधेंगे। साथ ही जो अग्निवीर का मुद्दा लेके ये वो एक अलग ही कुलाचे मार रहे थे बीजेपी के जो विरोधी दल है, उन युवाओं को, अब देखिए ना, जितने भी वैकेंसी है अग्निवीर की वो फुल होती जा रही है, खाली तो होती नहीं है। 4 साल के बाद जो हरियाणा के युवा आएंगे, नायब सिंह जी ने कहा है कि उन्हें हरियाणा में सरकारी नौकरी में दिया जाएगा तवज्जो और उनको शामिल किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक को कहिए साधने की कोशिश थी, अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि इन चीजों को पूरा करेगी। दूसरी बात, झारखंड में आप कहिए, आपने एक चीज बहुत अच्छा उठाया कि बीजेपी की सरकार एसटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी, उसके बारे में बहुत सोचती। आज से पहले आप देखिए कितनी सरकारें आई भारतवर्ष में, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं, उन्होंने किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी को इस तरीके की जो मतलब हाशिए से लेके अग्रणी पंक्ति में लेके आना, ऐसा किसी ने नहीं किया था जितना ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उन्होंने किया है। समय समय पर बड़े बड़े ट्राइबल लीडर की जो जन्मशती है या उनका जो ये मनाना, फेस्टिवल मनाना, उसके बाद देखिए देश में आज तक नहीं, कांग्रेस तो बात करती है, आज राहुल गांधी जी कहते हैं कितने ओबीसी, कितने एससी एसटी हमारे वो हैं, सेक्रेटरी हैं, लेकिन एक जब महत्वपूर्ण पद पे, देश के सर्वोच्च महत्वपूर्ण पद पे देश की महिला ट्राइबल लीडर को, लेडी को बैठाया गया, तो इन लोगों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया गया। माननीय राष्ट्रपति जी जब चुन के भी आ गई तो कांग्रेस के लीडर की ओर से किस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई। तो कथनी और करनी में वहीं पे फर्क नजर आ जाता है कि बीजेपी जो कहती है कि ठीक है, हम वो जनजातीय समाज से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में हम काम करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनको किस चीज की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार अग्रसर है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और जो झारखंड है वहां पे ट्राइबल बहुल एरिया है, वहां पे ट्राइबल के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है कि वहां पे बांग्लादेशी मुसलमानों का जो है प्रादुर्भाव बहुत ही बड़ी संख्या में हो रहा है, और राज्य सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहां की जो ट्राइबल लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करा के शादियां हो रही है। तो ये जो चीजें हैं वहां पे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी देखिए, और बहुत ही ये महत्वपूर्ण मुद्दा है वहां के ट्राइबल कम्युनिटी में। लेकिन जाहिर है कि आज कैबिनेट का स्वरूप किस तरीके का होगा उस पर ज्यादा नजरें आज बनी हुई हैं। लेकिन संदीप जी, आपको लगता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने ऐसा देखा कि बीजेपी चौंकाती बहुत है, आपको लगता है जो संभावित मंत्रियों के नाम है, जो खुद आके कह रहे हैं कि मुझे फोन आया, मैं मंत्री पद की शपथ लेने वाला हूं, आपको लगता है कि कोई सरप्राइज एंट्री की भी इसमें संभावना है? मतलब आपके एनालिसिस पर आपने ये समझा हो कि इनको कैबिनेट में शामिल होना चाहिए, लेकिन उनका नाम अभी तक नहीं है, कोई सरप्राइज एंट्री की संभावना है क्या संदीप जी? अनम्यूट कर, हाँ बोलिए। मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्राइज वाला मामला आने वाला है, क्योंकि सबको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई आज आपका, उसी हिसाब से बंदा अपना रेडी होता है, अपनी ड्रेस रेडी करता है, कि मंत्री वाला उसके अंदर टशन होता है, खुशी होती है, आदमी तैयारी करके जाता है। आपको मालूम है, हम और आप भी कहीं जाते हैं तो इन्विटेशन आ जाता है, तो तैयारी एक अलग तरीके की होती है। तो वही चीज है, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा। मुझे लगता है जिस तरीके से अरविंद शर्मा है, अरविंद शर्मा एक बड़ा नाम है, ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं जो हरियाणा से आते हैं,
तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरीके से आरती राव का मामला, अगर आपको यादवों को कुछ करना है, राव इंद्रजीत सिंह को कुछ करना है, तो आपको आरती राव को लेना पड़ेगा, या राव इंद्रजीत बड़े दिल के बड़े नेता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो कैबिनेट में हूं, तो वो अपने किसी आदमी का नाम आगे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल आरती राव को चुनाव नहीं लड़ा है। साउथ हरियाणा में बहुत सारे टिकट हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के नाम से दिए गए हैं। तो इसी तरीके से किरण चौधरी का भी मामला है, उनको देखना है किस तरीके से वो अपनी बेटी को अभी आगे बढ़ाती हैं या किसी अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, क्योंकि ये जो बड़े नाम होते हैं इन्हें न केवल अपने घर को बल्कि अपने लोगों को, अपने लॉबी को भी ये संभाल के रखना पड़ता है, तो उसी हिसाब से चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं। तो अभी देखते हैं कौन कौन नाम है ऐसे जो सामने आते हैं। लेकिन आपको संदीप जी क्या लगता है, सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता में क्या शामिल रहने वाला है? दो ऐसे विजन तो नायब सिंह सैनी के हमने फौरन देख लिए, जिसका जिक्र अभी मैंने सर्वेश जी से किया कि एक तो नौकरी की बात है, तो 24,000 जो रिजल्ट घोषित होने उसके लिए नियुक्ति पत्र, और ये नायब सिंह सैनी ने कह भी दिया था कि पहले मैं वो नियुक्ति पत्र दूंगा और उसके बाद मैं शपथ ग्रहण करूंगा। एक तो वो हो गया। दूसरा, एमएसपी का एक बड़ा फैसला कल हमने देखा, यानी कि किसान जाहिर है कि हमेशा से सेंट्रल की भी प्रायोरिटी में रहे हैं, लेकिन हरियाणा के पर्सपेक्टिव से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी बीच में एक तस्वीर है, जरा इस वक्त आपको दिखा दें। अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही आपको भूपेंद्र भाई पटेल भी नजर आ रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, और जैसा कि हमने कहा कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। एनडीए की मजबूती इस मंच से दिखाने की कोशिश की जाएगी, और बड़ा मौका है क्योंकि शुभकामनाएं सबकी तरफ से लगातार आ रही हैं। संदीप जी, वापस जैसे ही तस्वीरें आएंगी फौरन लाइव मैं वहां का रुख करूंगी, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा, प्रायोरिटी में क्या संकेत मिल रहे हैं सरकार के शुरुआती कुछ दिनों में रहेंगे? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से हमारे साथी सर्वेश जी अपने दुपट्टे के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसी तरीके से नायब सैनी जी को भी खूबसूरत काम करने पड़ेंगे। खूबसूरत कामों में आता है सबसे पहले तो हरियाणा के अंदर आज की तारीख में ये कहा जाता है कि भाई गुंडागर्दी काफी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार काफी बढ़ा हुआ है, अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। तो इन चीजों पर मुझे लगता है नायब सरकार को कमांड करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ी किसानों की समस्याएं रहती है, कुछ हद तक मेरे ख्याल से कामयाब हुए हैं, आगे उसको देखना है किस तरीके से। एक जो अग्निवीर का मुद्दा था, क्योंकि हरियाणा में न केवल जाट समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे गुज्जर समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, ज्यादातर लोग फौज और सेना में जाते हैं। तो वो अग्निवीर वाला जो मुद्दा था उसको कहीं ना कहीं नायब सैनी ने संभाला है कि वो जो लोग आएंगे उनको हम हरियाणा में सरकारी नौकरी देंगे। तो इसी तरीके के कुछ काम है जिन पे काम करना पड़ेगा नायब सैनी को। और हरियाणा में कभी भी दंगे वगैरह नहीं होते थे, सबको साथ लेकर के चलने का कल्चर था। जिस तरीके से हमने नूर और मेवात में चीजें देखी, उनको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ये सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। ठीक है, मैं